वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 279 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबको रिवीजन कर डालिए टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 279। चलिए, आज हो गई है 22 अप्रैल 2020 और आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई, किंतु बाद में कॉर्नवालिस द्वारा उसमें अधिक सुधार किए गए। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या नींव कॉर्नवालिस ने रखी होगी और सुधार वॉरेन हेस्टिंग ने किया, या सही है? देखिए, पहला तो करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ही द्वैध शासन समाप्त कर दिया बंगाल से। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और भारत में सिविल सेवा की नींव जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने ही रखी, किंतु बाद में कॉर्नवालिस द्वारा उसमें सुधार किए गए। उदाहरण के तौर पर एक घर बन रहा है, ये ईंट ए नाम के व्यक्ति ने रखी और इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी सी नाम के व्यक्ति ने, तो इसका नाम ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए इसको सिविल सेवा का पिता बोला जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिलहाल तीनों के तीनों करेक्ट हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, ब्रिटिशकालीन भारत में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। इसलिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा ही रखी गई थी, किंतु बाद में कॉर्नवालिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत में नागरिक सेवा के पिता मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। अतः ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुए? तो न्यायिक सुधार, फौजदारी कानूनों में सुधार है ना, ये सुधारो नहीं है। पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार। बताइए कौन से करेक्ट हैं इसमें। देखिए, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इसको, भारतीय पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है इसको। तो पुलिस, तो ये दोनों फौजदारी और पुलिस सुधार तो इसमें आ जाएंगे, 2-3 तो होगा ही होगा। लेकिन व्यापारिक सुधार भी किए इसने, टैक्स संबंधी सुधार भी किए, कर सुधार किए, न्यायिक सुधार किए, सब कुछ तो किया। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधारों, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार, जिन्हें वर्ष 1793 में अंतिम रूप देकर लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिबांग नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, दिबांग को शिकांग और तालोन नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश के लोसर दिबांग घाटी जिले में केया पास मतलब केया दर्रे के पास से होता है। यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो ब्रह्मपुत्र की तो ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है, तो है करेक्ट है। सारे के सारे हैं 3 तो। इसका उद्गम बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के लोसर दिबांग घाटी में जो केया दर्रा है वहाँ से होता है। और बिल्कुल इसको सिकांग और तालोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। पहला भी करेक्ट है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो दिबांग नदी, जिसे शिकांग और तालोन के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो उद्गम है अरुणाचल प्रदेश के लोसर दिबांग घाटी डिस्ट्रिक्ट से भारत चीन सीमा पर केया पास से होता है। यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कामेंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो सभी को पता होगा। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग के नाम से तथा असम में जिया भारेली के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम असम के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से होता है। यूपीएससी की फेवरेट है ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी। और ये वाला जो एरिया है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये बहुत पूछते हैं इससे सवाल। तो बिल्कुल कामेंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी या उसकी सहायक नदी है।
और अरुणाचल प्रदेश में कामेंग के नाम से जानी जाती है ये, और असम में जिया भरेली के नाम से जानी जाती है। मतलब एक ही नदी के दो नाम। अब तीसरा वाला जो है वो गलत है कि जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना वो असम में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में। अगर इतना ही पता होगा ना आपको तब भी एलिमिनेट कर जाओगे। तो इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से होता है। तो थर्ड को एलिमिनेट कितने से कटेगा, दो तो कट ही जाएंगे ना, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए कामेंग जो रिवर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित होकर ये नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग के नाम से तथा असम में जिया भरेली के नाम से जानी जाती है और पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, स्टेटमेंट जो है ना ये वाला, ये गलत है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुबनसिरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैक टू बैक आ रही हैं। सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक बहती है। स्वर्ण नदी के नाम से मशहूर यह ब्रह्मपुत्र की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए अगर ये दूसरी है तो पहली कौन है, पहली कौन है, गलत है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। शुरू के दो करेक्ट हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक बहती है और यहाँ यह लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तीसरा गलत है, यहाँ पर बी होगा इसलिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं। जयमोली, तीस्ता, संकोश, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, बताइए। देखिए बहुत सारे टेस्ट आपको कराए और कई बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ होगा। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी हैं, मानस है, कामेंग है, धनश्री, सुबनश्री, लोहित, वराक, तीस्ता भी है, संकोश भी है, जयमोली भी है। तो तीनों हैं, डी हो जाएगा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली हो गई, तीस्ता हो गई, धनश्री, सुबनश्री, दो बार हो गया क्या, दिहांग, कामेंग, दिवांग, बराक, मानस, दिशांग, संकोश, लोहित हैं। और यूपीएससी में अभी कुछ 3 वर्ष पहले पूछी गई थी मानस और थी कामेंग और थी लोहित, 15 में पूछा था शायद। सातवां प्रश्न है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। ये यूपीएससी का फेवरेट है प्रश्न। भारत में विदेशी निवेशकों को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत किसी कंपनी में 25% तक के निवेश की अनुमति दी गई है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। कौन सा करेक्ट है। देखिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनियमन जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। चूँकि थर्ड करेक्ट है तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक गलत है फिर। तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि भारत में विदेशी निवेशकों को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत किसी कंपनी में 25% तक के निवेश की अनुमति नहीं है, 10% तक के निवेश की अनुमति है। बाकी पहला वाला करेक्ट है, कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट, तो सेकंड वाला है इनकरेक्ट, सी हो जाएगा इसका। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। अब देखिए भारत में विदेशी निवेशकों को एफपीआई के तहत किसी कंपनी में 10% तक के निवेश की अनुमति या 25% नहीं, इसलिए गलत है दूसरा। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अगरकर अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में विचार करना है। ARI अगरकर रिसर्च संस्थान या इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन, तो अगरकर अनुसंधान संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के तहत एक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1946 में महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के रूप में की गई थी। कौन सा इनमें से सही है? तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत अगरकर अनुसंधान संस्थान नहीं है, बल्कि है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान है ये, इसलिए गलत है पहला। दूसरा करेक्ट है, इसकी स्थापना वर्ष 1946 में महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। केरल राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है और यह जो योजना है लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ प्रदान करेगी। कौन सी? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इस योजना के लिए प्रदेश के राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है स्टेट का, जिसका हेड कौन है? तहसीलदार, और उसके ऊपर देखा जाए तो SDM, और सबसे बड़ा हेड कौन हो गया? DM। चलिए करेक्टर मतलब। तो देखिए केरल की नहीं है पहली बात, तो ये MP की है, मध्य प्रदेश की है। तो ये योजना लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो योजना है इसके लिए नोडल एजेंसी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब राजस्व विभाग, तहसील। तो करेक्ट है दूसरा, करेक्ट है तीसरा, इनकरेक्ट है पहला, केवल 2 और 3 सॉरी। चलिए, तो पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया है। आधिकारिक सूचना क्या कहती है? प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश की सरकार इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नगरीय प्रशासन के सफाई करने वाले सभी कर्मचारी आदि को शामिल किया गया है इसमें। अब देखिए, योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हालांकि संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान संक्रमित होने पर इलाज के खर्च को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। यह जो योजना है वो 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि के लिए लागू की गई है। ध्यान दीजिएगा, 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि के लिए लागू की गई है। और यानी अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। इस योजना के लिए प्रदेश के राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया है। भारत सरकार ने भी कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इससे सवाल, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, ये स्टेट लेवल पर हो गई ना ये वाली। तो ये MP-PCS में इसके ज़्यादा चांस हैं, 90% चांस हैं पूछे जाने के, 90+ हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा विनिमय दर मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या होता है करेंसी एक्सचेंज रेट? बताना है कौन सा सही है। तो मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई कीमत से है। मुद्रा विनिमय दर ही अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय और विक्रय की सामर्थ्यता निर्धारित करती है। किसी भी मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग और आपूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। एक प्रश्न पूछा है थंबनेल पर इससे संबंधित, करेंसी एक्सचेंज रेट, उसका उत्तर है मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय है घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई कीमत से। करेक्ट है पहला। और मुद्रा विनिमय दर ही अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय और विक्रय की सामर्थ्य निर्धारित करती है और किसी भी मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग और आपूर्ति के परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
तो देखिए, मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई कीमत से होता है। उदाहरण के तौर पर यदि समझे हमें $1 प्राप्त करने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं, तो विनिमय दर 50 रुपये प्रति डॉलर होगी। मुद्रा विनिमय दर ही अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय और विक्रय की सामर्थ्यता निर्धारित करती है। किसी भी मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग और आपूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यही है करेंसी एक्सचेंज रेट। तो ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट, कुछ इसमें करंट अफेयर्स के, कुछ स्टैटिक, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। धन्यवाद।